जैसे मैंने कहा कोई रोए तो रोने की आवाज सुनते ही, कोई रो रहा हो उसकी आवाज को सुनते ही तुम्हारे मन में भी कुछ परिवर्तन आने लग जाता है। कोई हंस रहा हो, आप नहीं जानते वो क्यों हंस रहा है, लेकिन उसी की हंसी की ध्वनि को सुनते ही आपके मन में भी कुछ गुदगुदाहट शुरू हो जाती है। तो ध्वनि के साथ साथ जो हमारा व्यवहारगत एक्सपीरियंस आता है वो हमारे अंदर एक इमोशन को भी जागृत कर देता है, एक भावना को भी वो जागृत कर देता है। तो ध्वनि और भावनाओं का एक बड़ा गहरा संबंध है। कोई ध्वनि ऐसी नहीं है जिसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर ना पड़े। मैं अभी शब्दों तक नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ ध्वनि तक जा रही हूं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो ध्वनि या साउंड क्या है? साउंड एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो किन्हीं दो चीजों के रगड़ने से, किन्हीं दो चीजों के आपस के घर्षण करने से उत्पन्न हुई है। तो ध्वनि या साउंड एक ऊर्जा है, और ऊर्जा जहां भी उत्पन्न होगी वो कुछ कार्य तो जरूर करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊर्जा तो जगह पर कार्य कुछ नहीं हुए। ध्वनि एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम अपने कान के जरिए स्वीकार करते हैं और फिर वो ऊर्जा हमारे शरीर से कुछ कर्म अवश्य करवा लेगी। जैसे आवाज आई कान में, आओ, तो तुम जाओगे कि नहीं? कान में आवाज आई, चले जाओ, आप जाओगे। आप कैसे हो, ये भी एक शब्द है, एक ध्वनि आई, इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो जरूर हो जाएगी। अब ये ध्वनि जब शब्द के रूप में हमारे दिमाग तक पहुंचती है तब वहां पर उसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है कि हम उस शब्द को अब अर्थ कैसा देंगे। ध्वनि वही होगी, शब्द वही होगा, पर आपका दिमाग उसको अर्थ कैसा देगा, उससे उसकी शक्ल और उससे उसका रिएक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है। कोई कहे आप बहुत अच्छे हो, और कोई तंज करने की टोन में कहे बहुत अच्छे हो। शब्द एक ही है, पर कहने वाले ने कैसे कहा, कहने वाले की टोन क्या थी, और फिर सुनने वाले ने उसका अर्थ क्या लगाया, तीन चीजें आ जाती। तो ध्वनि है, ध्वनि को कहने वाले व्यक्ति के मनस्थिति और उसका विचार क्या था। सुनने वाले ने जब उसको सुना तो उसका अपना मन का विचार क्या था, अब उस विचार के साथ उसका प्रभाव अच्छा, बुरा, सुखकारी या दुखकारी कुछ ना कुछ फिर चेंज हो जाएगा। ध्वनि सिर्फ मनुष्य ही नहीं समझता है। मनुष्य के पास तो भाषा है, लेकिन ध्वनि पक्षी जगत में, पशु जगत में, सब जगह पर बहुत अच्छे से कार्य कर रही। जैसे इन दिनों अब गर्मी शुरू हो रही है, बसंत जा रहा है और गर्मी शुरू हो रही है, तो ये वक्त है जब सब पक्षियों का मेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। ऐसे में कोयल हो, कबूतर हो, कोई भी पक्षी हो, मादा ध्वनि करती है, नर सुनता है और नर उसकी ध्वनि का उत्तर भी देता है। देना ही पड़ेगा और देता भी है। तो जब कोयल कूक रही है तो कोयल की आवाज हमारे लिए नहीं है, हम मनुष्यों के लिए नहीं है। कोयल कूक रही है अपने नर के लिए,
और नर वापस उत्तर देता है। तो कभी मौका लगे, किसी बाग में, बगीचे में आप हैं और कोयल का समय होए, ऋतु होए उसकी, तो आप सुन सकते हैं कि एक तरफ से एक आवाज आएगी और उसके उत्तर में दूसरी आवाज आती। तो एक संवाद चलता है। There is a communication happening through those sounds which are being created by the koel, by the kaku. So sound becomes the medium of communication, just like we humans do. जैसे हम मनुष्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से संवाद करने के लिए, ऐसे ही पशु भी कर रहा है, ऐसे ही पक्षी भी कर रहे हैं, ऐसे ही चमगादड़ भी करती है। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो ध्वनि के तरंगों से प्रभावित न होता हो। अब जब भी कोई ध्वनि आती है, जैसा मैंने कहा, ध्वनि है एक ऊर्जा। अब वो ऊर्जा जब हमारे कान तक पहुंची, दिमाग ने समझा नहीं नहीं ये बात आधी है। सच ये है, कान के भी सुनने से पहले आपका पूरा शरीर उस ध्वनि से प्रभावित हो जाता है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ। आप अकेले बैठे हैं कमरे में, कुर्सी में, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और किसी ने बहुत जोरदार आवाज अचानक आपके पीछे खड़े होकर के करी। आप तैयार नहीं थे और वो जो जोर की आवाज हुई, वो पूरा शरीर तुम्हारा कांप गया। चाय का प्याला हाथ से छटक गया, पानी हाथ में तो गिर गया, कुछ कांच की चीज थी वो गिर गई, और कई लोग तो देखे वो कुर्सी से खुद ही नीचे गिर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जैसे कुछ लोग जल्दी डरते हैं, उन्हें मालूम भी होता है कि ये आ रहा है और अब ये अब कुछ करेगा, उसके बावजूद जब तेज ध्वनि होती है तो उसके प्रभाव से शरीर में एक भयंकर चेंजेस कभी कभी आ सकती हैं। इट्स अ बिग लाउड चेंजेस विच कम। तो कान सुनते हैं तो उसका हम कुछ उत्तर देते हैं, नहीं, विज्ञान कहता है कान से भी ज्यादा पहले आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस प्रभाव करना शुरू कर देती है। तो जो शब्द है वो सिर्फ कान से ही नहीं सुना जाता है, शब्द का प्रभाव, जो शब्द की तरंगे हैं, वह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। सिर्फ दिमाग को प्रभावित नहीं करती, सिर्फ कान के जरिए ही दिमाग तक ध्वनि नहीं पहुंचती है, ये पूरे शरीर को अपने लपेटे में ले लेती है। तो जब कोई भी ध्वनि उत्पन्न की गई तो फॉर श्योर वहां पर दो चीजें जरूर होती, दो, एक आकाश और दो वायु। आकाश और वायु जब तक नहीं होंगे तब तक कोई ध्वनि बन नहीं सकती। आकाश मतलब ये जो नीला आसमान सिर पे है, इसकी बात नहीं हम कर रहे। आकाश मतलब खाली जगह। आकाश का वैसे भी अर्थ होता है जो अवकाश दे, that which gives space is called akasha. What you call space in English is appropriate word for akasha. So akasha means the empty space, and the second ingredient which is required for the sound to be created is air. If there is no air, the sound cannot travel. वायु की तरंगों के ऊपर चढ़ कर के ही ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचती है। तो आकाश चाहिए और वायु चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था, बहुत सुंदर, और एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान। उसने एक ग्लास का एक केस माने एक जार जैसा वो उन्होंने बनाया और एक अलार्म क्लॉक उसके अंदर रख दिया। अब उसकी टिक 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 चल रही है, ग्लास आ गया है ऊपर,
तो थोड़ी सुन रही है। उन्होंने ऊपर पाइप से वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब अंदर की सारी हवा उसको बाहर खींच लिया और ऊपर से उसको सील बंद कर दिया। अब अंदर हवा कोई नहीं है तो बाहर शब्द भी कोई नहीं हो रहा, कोई ध्वनि नहीं आ रही। घड़ी चलती दिख रही है, कांच का है ना जार, तो दिख रही घड़ी, लेकिन ध्वनि नहीं आ रही। फिर उसने वापस उस सील को खोला और सील के खुलते ही जो नेचुरल एयर है वो अंदर चली गई और आवाज जो है वो बाहर आनी शुरू हो गई। अलार्म क्लॉक चल रहा था तब भी, पर जब सील कर दिया गया, जब उसको हवा रहित कर दिया गया, तो अंदर हो रही ध्वनि कान तक नहीं पहुंची, तो सुनाई कुछ भी नहीं दिया। आप अगर कभी किसी स्विमिंग पूल में या नदी में कभी तैरे हों, तो अगर आप पूल के बहुत गहरे चले जाएं, माने 7-8 फीट तक नीचे चले जाएं, तो बाहर अगर कोई बातचीत कर रहा है तो आपको अंदर कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सुनने के लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है वायु। वो पानी के अंदर चीर करके आप तक उस ध्वनि तरंग को पहुंचा ही नहीं सकेगा। तो आकाश चाहिए और वायु। अच्छा, आकाश भी है, वायु भी है, पर तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कान। अब बहरे को ले जाओ, आज कि तुमको ना हम एक सिम्फनी सुनवाते हैं, या किसी शास्त्रीय बहुत बड़े उस्ताद के, किसी बड़े पंडित जी का तुमको हम शास्त्रीय गायन सुनाते हैं, तुम्हें ले जाओ तुम उसे, अब वहाँ आकाश भी है, ध्वनि भी है, शब्द भी है, लेकिन यहाँ कान से नहीं सुन सकेगा। तो तुम्हें एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो कान से नहीं सुन सकता वो अपने शरीर पर संगीत की, शब्द की, ध्वनि की जो तरंग होती है, उस तरंग को वो भी महसूस कर सकता। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। तो ध्वनि तरंग के लिए अब 2 की जगह कितनी चीजें हो गई? 3। आकाश और वायु और आपकी कान, आपके श्रोत्र इंद्रिय चाहिए। जब ये 3 एक साथ होते हैं तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। और हर ध्वनि का एक प्रभाव है। क्यों? क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा जब हमारे शरीर तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से, जैसे कोई आपके मुंह पे आके ऐसे थप्पड़ लगाए तो कुछ महसूस होगा कि नहीं होगा? अब ये तो 2 फिजिकल चीजों का आपस का टकराना हो गया कि हाथ भी है और चेहरा भी है, लेकिन शब्द के मामले में कान स्थूल हैं, बट लेट्स से जो सुनने की शक्ति है वो भी सूक्ष्म है, वो स्थूल नहीं है। जब कोई बड़ी उम्र का आदमी कहता है अब सुनाई नहीं देता, तो उसका कान थोड़ी कट जाता है कि कान उसका 2 टुकड़े में बदल गया है। कान पूरे का पूरा है, लेकिन सुनने की शक्ति अब नहीं रह गई। तो जो श्रोत्र इंद्रिय है, जो हमारी सुनने की ताकत है, वो भी सूक्ष्म है, और जो ध्वनि है वह भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का सूक्ष्म से मिलाप होता है। टेक्निकली मैंने बोला ना कि शब्द जब कोई बोलता है तो वो बहुत स्थूल ऊर्जा है, पर हमारे कान में जाकर के हमारा शरीर एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां पर उस स्थूल शब्द को सूक्ष्म और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देता है। अब ये जो मैकेनिज्म, ये जो विज्ञान इलेक्ट्रिक इंपल्स में जहां बदलाहट आती है, जब ये बिगड़ जाए तो सुनना नहीं होगा। जो मिडिल ईयर जहां वहां पर तकलीफ हो जाए तो भी सुनना नहीं होगा। तो जो सुनने की प्रक्रिया है वो भी अपने आप में बड़ी सूक्ष्म है। तो स्थूल शब्द कान पर पहुंच के सूक्ष्म हुआ, लेकिन हमारा शरीर समस्त सूक्ष्म तरंगों को महसूस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं
हम अपने मन को इतना मूढ़ बना चुके हैं, हम कहीं ना कहीं अपने मन को इतना दूसरी सब चीज़ों में उलझा लिया है कि शरीर पर क्या होता है उसको हम महसूस भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस मन ने महसूस करना था और जिस दिमाग ने अर्थ देना था कि ये क्या है, वो दिमाग किसी और उलझन में है, किसी और चिंता में है, तो शरीर तो एक जगह बैठा है और मन तो हजारों जगह में चला जाता है। लेकिन शरीर के तल पर होते ध्वनि के स्पंदन बहुत बहुत स्पष्ट होते, बहुत क्लियर होते। तो दो चीजों के घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम कहते ध्वनि, और अब ये जो ऊर्जा है हमें बहिर्मुख भी कर सकती है, और यही एक ऊर्जा इस प्रकार की भी हो सकती है कि वो हमें अंतर्मुख कर दे। तो ये कैसी ऊर्जा है जो बहिर्मुख करे, कैसी ऊर्जा है जो हमें अंतर्मुख करे? तो वहाँ बात आती है कि वो शब्द किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा था और उसकी वाइब्रेशन का पैटर्न क्या था, सारा खेल उसका है। किस पैटर्न में वो ध्वनि आई है, उससे उसका प्रभाव, गुण, धर्म सब कुछ बदल जाता है। कोई भी ऊर्जा कुछ न कुछ चेंज लाए बगैर रह नहीं सकती है। चेंज इज मस्ट, चेंज विल कम। हमारे ऋषियों का बोध, समझ और उनकी प्रज्ञा कितनी श्रेष्ठ थी कि ध्वनि के इस विज्ञान को उन्होंने जाना, समझा और उसी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए उन्होंने इन ध्वनियों का प्रयोग इस प्रकार करना का विज्ञान खोज लिया जिससे मन को हम शांत, अंतर्मुखी और मौन कर सकते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से होता है। तो जो दो चीजों के घर्षण करने से उत्पन्न हुए उसको कहते नाद। दो चीजों के, when two things have a friction, this friction will give birth to a sound frequency. And a particular sound frequency can have an effect on your body, on your brain, and on your mind to make it agitated or calm, peaceful or filled with dopamine, filled with serotonin or filled with lot of aggression and frustration. It's the impact of that sound frequency.